क्या कहेंगे, नए तरमीम बिल जो है वो आज चीफ जस्टिस ने जो है वो उसको कालादम करार दे दिया। हमने देखी नहीं कि नैब में के शिकंजे में कोई आया हो, वो कुछ ना कुछ दाएं बाएं होके निकल जाते हैं। तो अभी ये जो हम सुन रहे हैं कि वो आएंगे और उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, तो वो आके क्या केसेस का सामना नहीं करेंगे। मरियम नवाज जो है वो वापस या सिंध के दौरे जो है वो करेंगी, तो उसमें जो है वो हो सकता है कि GDA से मुलाकातें करें। कुछ अलायंस की बातें चल रही हैं क्या पीछे? नहीं जी, मैं तो दूसरों के मुंह से, जिस तरह अभी आपने कहा, कोई एक आधी खबर देख ली, उससे सुना। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल TV के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। आज जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, इन शख्सियत की हम तारीफ़ तो वैसे ही करते हैं क्योंकि अमूमन आम लोग इसको सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो आम आदमी की जो है आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाई, हर फोरम तक इन्होंने आवाज़ उठाई और साथ साथ जो है आम आदमी की मसाइल अपना दर्द समझ के जो है वो हर जगह पे पेश किया। हम बात कर रहे हैं सायरा बानो साहिबा की। इस वक्त जो है वो ऐवान जो है वो तकरीबन हम समझते कौमी असम्बली तो मुद्दा अपना मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन लोग आज भी उसको याद करते हैं कि सायरा बानो जो है वो हमारी आवाज़ बनेगी, दुनिया को बताएगी। क्योंकि सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि नैब तरमीम के हवाले से जो आज कुछ देर पहले फ़ैसला आया था, उसी हवाले से हम बात करेंगे। और आज जो फ़ैसला आया उस पर बड़े बड़े जो है शख्सियात हैं, उनके केसेस जो वापस खुलने जा रहे हैं, इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, क्या कहेंगे, नैब तरमीम बिल जो है वो आज चीफ जस्टिस ने जो है वो उसको कालादम करार दे दिया। आपने उस वक्त जो है वो इस नैब बिल की आवाज़ उठाई थी कि इसने मुखालफत की थी। आज आप क्या समझ रही हैं कि ये बिल जो है वो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कालादम करार दे दिया? बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए कि जिनके ख़िलाफ़ ये नैब के केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, मतलब उनको किस लिए माफ़ किया जाए। वैसे तो आई एम सॉरी, जो हकीकत आप सुनना चाह रहे होंगे कि नैब ने कोई ऐसा काम नहीं किया, आपने किसी, वो कहते हैं ना कि सज़ा हमने देखी नहीं कि नैब में के शिकंजे में कोई आया हो, वो कुछ ना कुछ दाएं बाएं होके निकल जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये जो वो कहते हैं ना कि एक ये जो काला कानून इन्होंने पास करवाया था कि एक नैब इदारा है, या तो नैब को ख़त्म कर दें, और अगर नैब का इदारा है तो फिर होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि थोड़ा सा अब इसमें डाउट ऐसे है कि अगर ये फ़ैसला लिखा हुआ महफूज था, जो कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में सिर्फ फ़ैसले ही महफूज होते हैं, आप और हम महफूज नहीं हैं, तो ये महफूज फ़ैसला उसी वक्त सुना देते। ये जाते जाते, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ टाइमिंग से होती है, वो टाइमिंग से उसका बड़ा वो रिलेट हम उसको करते हैं कि ये चीज़ इस वक्त क्यों हुई। बस उस पर थोड़ा सा एक डाउट सा कहीं दिमाग के किसी कोने में आ रहा है, बाकी अदरवाइज़ ठीक है। भाई किस लिए आपने कौम का पैसा लूटा है, तो ठीक है। अगर कोई किसी में, वो पंजाबी में कहें तो अक्सर लिखा होता है ना ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे के, हिम्मत है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर, तो वो मतलब तप्पड़ है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो बस फिर किसी में इतने पकड़ने के तप्पड़ नहीं है, बट कौम को तो पता है कि इन्होंने पैसा लूटा हुआ है। अब बहुत सारी शख्सियात के जो है वो नाम आ रहे हैं कि उनके केसेस अब दोबारा जो है वो एहतसाब अदालत को भेजे जाएंगे। नैब तरमीम जो है वो बिल के बाद जो है वो बहुत सारे केसेस अब उसकी जो है वो हेयरिंग होगी नैब कोर्ट में। क्या समझती हैं, बहुत सारे जो है वो केस, पहले स्मगलिंग के ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ हो रही है, बहुत अच्छे जो है इक़दाम हो रहे हैं, तो क्या समझती हैं अब जो है वो मुल्क के लिए ये ज़रूरत थी, जो आज आ रही है वो पहले होना चाहिए था? ज़ाहिर जी पहले होना चाहिए था। 75 साल हम इन चीज़ों में उलझे रहे और नहीं वो हुआ। और मैं हैरान हूँ कि ज़ाहिर है इदारे भी वही हैं। 16 माह ये इन सियासतदानों ने, जो कहते हैं कि आवाम का दर्द है उनके दिलों में, तो उन्होंने ये इकदाम क्यों नहीं उठाए। ये स्मगलिंग, ये डॉलर, ये सब चीज़ें, ये तो रोकथाम हुकूमतों का काम है ना। तो अब अच्छी बात है, लेकिन सियासत हैरत भी होती है कि ये वही इदारे हैं, वही बिजली के जो कहते हैं पावर सेक्टर के लंगड़ियाल साहब हैं, या हमारे जो बॉर्डर पे इदारे तैनात हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि चलें, जैसे भी ख्याल आया, बट ख्याल आया, इन तमाम चीज़ों की ना रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका जो पिछला 3.5 साल हम निकाल देते हैं, जो 1.5 साल PDM की हुकूमत थी, उसमें आपकी हम देखते थे तकारीर होती थी, बहुत सारी ऐवानों में लोग आपकी जो है वो सुनना चाहते थे, आपकी तकरीर जो है वो आवाम की एक आवाज़ थी। आज भी लोग आपको पसंद करते हैं। इस 1.5 साल में क्या समझती हैं कितना जो है वो मुश्किल था ऐवान में बात करना? बहुत सा, अब तो ऐवान ख़त्म हो चुका है, लेकिन कितना मुश्किल था आपके लिए?
काफ़ी मुश्किल था। अब आपको पता है कि वो मैं अकेली होती थी। वो मैं कहती हूँ ना कि बहुत सारे लोगों में आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हों, वहाँ बात करना आसान होता है, इसलिए कि आपकी बात को अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं, डेस्क बजाने वाले भी होते हैं, और कोई अगर आप पर कोई जवाबी कोई ऐसी बात करता है तो साथी होते हैं। तो ज़ाहिर है मैं अकेला बंदा कि ना राइट ना लेफ़्ट कोई नहीं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3.5 साल तो एक पार्टी थी ना, तो वो बात जैसे हो रही थी, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते कि सायरा बानो है कौन, क्योंकि मैं जिस तरह मुझे आपके जो फैमिली का पता है कि आपके मीर मोहम्मद वसान साहब जो 85 में मिनिस्टर थे, वज़ीर जो है एमपीए भी थे। उसके बाद माई खान वसान जो है वो 2002 में एमपीए थे। आपका जो है वो सियासी घराना है, आप जीडीए में हैं। लोग जानना चाहते हैं सायरा बानो का जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से की, सियासत में किस तरीके से आई? सियासत में कैसे आई? और देखिए ना, सियासत से समझ बूझ तो हमारे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में हर बंदे को होती है। वो कहते हैं ना, पहले हम सुनते होते थे बचपन में, एक हजाम की दुकान पे भी चले जाएं तो वहाँ पर आपको पूरी, बल्कि मंटो ने तो अफसाना लिखे हुए हैं कि किस किस्म की बातें वो होती थी। लेकिन ज़ाहिर है मैं जब यहाँ पर हुई, मैं शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं, तो वो जिस आपने नाम लिया जो पीर साहब पगारा के फॉलोअर्स हैं, और इन पूरे वो कहते हैं ना परवरिश 25 साल से मेरी इस घर में हुई, तो जो पीर साहब का एक हुर है वो उसमें क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। वो एट ए टाइम मतलब ये कि सियासत की भी समझ बूझ और शऊर होता है, और वो अपनी मुल्क अपनी सरहद की हिफाजत भी कर सकता है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ आगे जो है वो लोग आपके ऐवान में तो आप बात करती रहती थी, महंगाई बढ़ चुकी है इस वक्त जो है वो डॉलर कुछ न कुछ स्मगलिंग रोकने के बाद कुछ डॉलर में कमी आई है, लेकिन पेट्रोल दोबारा बढ़ने का खदशा है, और साथ साथ जो है वो बहुत सारी बिजली अब जो है वो उसकी भी कीमतों में इजाफा दोबारा किया जा रहा है। तो महंगाई दोबारा रूज पे, इस हवाले से कुछ आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई तो कम करनी चाहिए, वरना तो मुझे बताइए कि कौन सी हुकूमत, आप एक गरीब बंदे से पूछ लें जिसके पास 2 वक्त की रोटी ना होगी, तो उसको कि इस वक्त जितने भी मसाइल चल रहे हैं कि अता बंदयाल साहब ने क्या किया, साइफर केस का क्या मसला है, निगरान हुकूमत ये वो इस तरह, वो उनके लिए फिर ये चीज़ें ना बेमानी हो जाती हैं कि जिसके घर में भूख हो और 2 वक्त की रोटी ना हो। तो हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, अगर रियासत माँ जैसी होती है तो मेरे ख्याल में अगर लफ्ज़ माँ है तो माँ अपने किसी बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी, माँ किसी अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं रहने देगी। लेकिन अफसोस जो मैंने इन 5 सालों में बहुत करीब से देखा है, जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, जिनको आप और हम बचपन से देखते हुए आए हैं, कोई ऐसा आवाम का दर्द है नहीं कि आवाम का दर्द दिल में हो। मतलब वो कहते हैं ना, ये लोग इन्होंने एक टर्म बनाई हुई कि माफियाज़, माफिया तो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए, माफिया तो आपके ऐवानों में बैठे हुए हैं। मतलब कितना सारा आप देख लें, आपने आवाम को कोई रिलीफ दिया? तालीम के हवाले से देख लें तो आपने प्राइवेट स्कूलों के सामने माँ बाप को फेंक दिया। वो कहते हैं ना कि वो शिकार के लिए कि करे शिकार फेंक दिया। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो वहाँ पर मेडिसिन्स के आप हवाले से देख लें तो वो ड्रैप के सामने फेंका हुआ है। तो ऐसे ही है, मैं कहती हूँ कि कोई भी आए, ये सियासत क्या है? सियासत तो वो हकूकुल इबाद है ना, लोगों की खिदमत करना। तो मुझे समझ नहीं आती कि जिस वक्त हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी कहते हैं, इस्लामी रियासत भी कहते हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, ज़ुबानी लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, ज़ुबानी अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं, अमली तौर पे नहीं। तो हमारे हुक्मरान तो वो गुज़रे हैं जो कहते हैं कि दरियाए दजला के किनारे एक प्यासा कुत्ता भी मर जाए तो उसकी भी पकड़ हुक्मरान से उसका जवाब लिया जाएगा। यहाँ पर तो आए दिन खुदकुशी और लोग मार रहे हैं, इज़्ज़त नलाम हो रही है, बच्चों को मारने के बाद खुद माँ बाप खुदकुशी कर रहे हैं। तो क्या इनको डर नहीं लगता कि ये इनसे सवाल होगा? क्योंकि आप एक आम इंसान घर में बैठे हुए होते हैं तो आपको शायद अपने अमाल का हिसाब देना होगा, लेकिन जब आप इस मनसब पे बैठते हैं जो कि सही मानों में कांटों की सेज है, फिर तो आपसे आपकी राय के बारे में सवाल होगा ना। क्या तुम्हारे बैठे हुए वो भूखा क्यों सोया, तुम्हारे बच्चे इतनी याशियों में क्यों हैं और दूसरों के बच्चे भूखे क्यों हैं, तुम्हें फ़िक्र क्यों नहीं है और वो क्यों फ़िक्रों में मरे जा रहे हैं? ये तो पूछना पड़ेगा। ये तो अब जितनी मर्ज़ी कहानियाँ सुना लें वो, और यहाँ पर वो कहते हैं ना कि बोल दें कि ये जज इस तरफ था, ये जज उस तरफ था, फिर जब वो जजमेंट डे आएगा
फिर तो हमारे सारे कच्चे चट्टे खुलेंगे। तो इनको सोचना चाहिए। और ये अवामुन्नास, ये नहीं, मुझे तो अब मतलब समझ आया कि अवामुन्नास से वो मुराद वो अवाम जिसका नास मार दिया हो। तो इन्होंने हमारा नास मारा हुआ है। क्या वो कहते हैं ना कोल्हू के बैल की तरह ज़िंदगी गुजर रही है कि आँख खुलो, उठो, कमाने की फ़िक्र माश करो, रात को उसी फिक्र में सो कि सुबह क्या होगा, और बाकी कुछ भी नहीं रह गया। ऐसे ही है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ेंगी, मैंने ये सवाल जो है हमारा बीच में रह गया। हाँ सॉरी, पेट्रोल की कीमतें, अब मुझे बताइए ना, मेरा शुरू से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि यहाँ पर जब हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं तो पेट्रोल की 2 कीमतें क्यों नहीं हो सकती? क्यों हम सब्सिडी जो आप बड़ी बड़ी के इलेक्ट्रिक को लास्ट मेरे ख्याल में 2021 में कितने 18 अरब या कितने उसकी सब्सिडी दी है, वो दी। हम ये ऐसा सिस्टम क्यों नहीं ला सकते कि अगर किसी को बहुत शौक़ है V8 रखने का, किसी को बहुत शौक़ है अपने पीछे 10 डाले लेके चलने का, उसका पेट्रोल आप 500 कर दें। अगर वो 8 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर सकते तो वो 500 लीटर पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकता है। तो जो गरीब अपने घर से निकलता है मेहनत मजदूरी करने के लिए, रिक्शा चलाता है या कोई किसी ने जाना है, आप उनको सब्सिडी दे दें। अब सुना है कि और महंगा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लोग क्या करेंगे। अब तो मेरे ख्याल में लोग रुपए पैसे की चोरी नहीं करते। आप ये गुलिस्तान जौहर या इस तरफ चले जाएं तो ज़्यादातर दुकानें लूटी जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ें लूटी जा रही हैं। अच्छा, आपने एक तकरीर की थी ऐवान में कि किसी ऐवान के जो है वो हुक्मरानों को ये नहीं पता होगा कि सब्जियों की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मेरे साथ चलें। आपको कैसे पता चला? आप क्या खरीदने जाती थी ज़्यादातर? हाँ, तो जाहिर है जो खातून है, घरेलू खातूनों में, तो अब वो एक शुरू में अपने बचपन में अपने आस पास में अपने घर वालों को लोगों की फ़िक्रों में घुलते हुए भी देखा है। मतलब रियली मैं आपको बता रही हूँ कि घर में कोई खाना बना है तो वो जब तक हम 2-3 घरों में ना दे दें तो वो खाना, जैसे फ्राइडे होता है, आपने बिरयानी बनाई, हलीम बनाई या कुछ इस तरह हुआ, तो आस पड़ोस का ख्याल रखा जाता था। तो मेरी भी कोशिश यही होती है, मैं ख़ुद भी ख़रीदती हूँ, फिर पूछती भी हूँ कि अच्छा किस तरह मेरी है, थोड़ी सी आप हॉबी समझ लें। जी बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सियासत पे। जो है नवाज शरीफ की जानिब से अब ऐलान किया गया है 21 तारीख को वापस आने का, और साथ साथ जो है इस वक्त GDA क्या सोच रही है, GDA किसके साथ अलायंस बनाएगी और मुस्तकबिल जो है वो GDA का क्या है, इस हवाले से दोबारा हम सायरा बानू साहब ऐसे पूछते हैं। क्या कहेंगे मैडम, जो है वो अब नवाज शरीफ साहब ने जो है वो वापस आने का ऐलान किया है और बहुत सारी पार्टियों का जो है अब तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब मोहतरम हैं, हमारे मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो जाने से पहले कहाँ थे? जाने से पहले तो उनको सज़ा हुई थी ना। तो अभी ये जो हम सुन रहे हैं कि वो आएंगे और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, तो वो आके क्या केसेस का सामना नहीं करेंगे? और ये जो बयान आया है कि वो आ रहे हैं, ये बयान शायद कल आया ना, तो नैब वाले के जो पूरा का पूरा उड़ा दिया बिल, वो आज उड़ाया गया। तो देखिए आज के बाद क्या होता है। और आपने कहा कि इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, किसके साथ इत्तेहाद? नून लीग के साथ इत्तेहाद? किसका? GDA का सुन रहे हैं कि इत्तेहाद होने। आपने किससे सुना? मैंने कोई ऐसा बयान दिया या पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी उन्होंने बयान दिया या कोई पार्टी के स्पोक पर्सन ने बयान दिया? नहीं दिया ना ऐसा बयान। ये तो एक जमात कहे जा रही है। ये सुना है कि मरियम नवाज़ जो है वो वापस या सिंध के दौरे जो है वो करेंगी, तो उसमें जो है वो हो सकता है कि GDA से मुलाकातें करें। कुछ अलायंस की बातें चल रही हैं क्या पीछे? नहीं जी, मैं तो दूसरों के मुंह से, जैसा अभी आपने कहा, कोई एक आधी खबर देख ली, उससे सुना, तो वो जब तक वो कह रहे हैं ना कि हम साईं सदरुद्दीन शाह के वो कहते हैं ना कि उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, तो हमें तो कोई वो नहीं। बाकी ये कि मरियम साहिबा से वो एक ख़ातून है, उस लिहाज से तो ज़ाहिर है मुलाकात तो होती है, बहन है, बेटी हैं, नवाज शरीफ साहबा की बेटी हैं, मिलने। लेकिन अगर सियासी हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि मतलब पीर साहब जैसी शख्सियत से मिलने का एक वो आप कदावर शख्सियत तो नहीं है कि वो पीर साहब से ये वाले मामला तय करने आ रही हैं। मेरा अपना एज ए अपना ज़ाहिर है पीर साहब के फॉलोअर्स हैं, मेरा अपना ये राय है मेरी।
अच्छा, बहुत सारी पार्टियां आज जो है वो प्लेइंग जो है वो लेवल प्लेइंग की बात कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि कल जिस तरीके से पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और आपने बयानात देखे होंगे, इसी तरीके से बहुत जैसे पार्टियां हैं वो कह रही हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, इसका बताती हूँ। सॉरी, उससे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया था, ये जो बाकी पार्टीज़ कह रही हैं, आप शायद मेरे ख्याल में JUI-MQM की बात कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद क्यों बनाएंगी? वो तो 16 माह साथ थे ना, शेर व शक्कर होके, हम नवाला और प्याला भी थे, मिनिस्ट्रीज़ भी थी। JUI के पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज़ थी, और MQM की एक ही फेवरेट मिनिस्ट्री है। अब मुझे नहीं पता वो उस समंदर में से क्या खोद रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, बहरी अमूर की। तो उसके बाद ये सवाल समझना, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर सिंध की आवाम, क्या हमारी किस्मत में यही लोग लिखे हैं? हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? दोबारा बातों में आ जाएंगे। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्डिंग मतलब हमारा हिस्सा भी डालो। लेवल प्लेइंग फील्डिंग का जो अभी मतलब समझ आया है, इन जो जब से चला आ रहा है ये 2-3 महीनों से, तो इसका मतलब है कि हम मंजूर नज़र होना चाहते हैं। और अगर बाकी जमातें ये समझ रही हैं, जो उनका हल्की फुल्की मौसीकी शुरू है, नून की तरफ इशारे हैं कि नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग तैयार की गई है, मतलब ये कि उनके ऊपर मोहब्बत की नज़र है। वो वैसे भी कहते हैं कि हम आँख के तारे हैं। तो मतलब अब ये क्या खुद मांगना है? मतलब आप पर भी नज़र हो, आप पर भी हाथ हो। मुझे तो कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है। फिर हम मानते भी नहीं हैं। सियासतदानों की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही। तो फिर खुल के मान लीजिए ना कि प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए और हमें अपने आश्रम में ले लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। तो ये आशीर्वाद दीजिए, शरण में ले लीजिए, इसको लेवल प्लेइंग फील्डिंग कहते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जानिब से कल CSC का इजलास किया गया, और आज भी जो है वो इजलास इस वक्त जारी, आज जो है वो बड़े अहम फैसले किए गए। तो इसमें क्या समझती हैं कि आगे जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग का, जिस तरीके से इस वक्त आपस में एक जो है वो तलक कह सकते हैं, ज़बान जो इस्तेमाल की जा रही है, तो दोनों तरफ जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो चुकी है, तो आप क्या समझती हैं? कुछ नज़र आ रहा है आपको इन दोनों का आपस में? क्या चैनल्स वालों की दाल रोटी चल रही है, और इससे क्या चल रहा है? दाल रोटी चल रही है ना, कि हर रोज़ एक प्रोग्राम आ जाता है कि इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, क्योंकि यहाँ पर तो गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। एक घर का बंदा एंटी स्टैब्लिशमेंट है, एक प्रो स्टैब्लिशमेंट है। तो बयानिया भी तो बनाना है ना, कि वो तो हमें तो अपनी पीर साहब की प्रिडिक्शंस पे भरोसा है, और मैं तो उसको बहुत क्या कहते हैं, पीर साहब के जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं वो मैं उसको सुनती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है आपको। तो कहा है मैंने कि एक वक्त आएगा, एक तो 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी, और ढूंढने से अपोजिशन नहीं मिलेगी। तो अब अपोजिशन बनाने के लिए तो वो कहते हैं ना, मिसाल है कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? ठीक है, कोई तो चाहिए ना। अब हम सब रानियां बन के बैठ गए तो काम कौन करेगा? तो वो अपोजिशन चाहिए। तो अब वो बयानियाँ भी बना रहे हैं कि देखें आवाम के सामने किसका वो चूरन बिकता है। अब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ गए, देखिए कौन सा सौदा आपको पसंद है, लीजिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो, अब ज़्यादा पीपल्स पार्टी पे हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन की तारीख के हवाले से आज हो सकता है कि वो उनकी जानिब से कोई तारीख दी जाए कि हम जो है वो इस तारीख के लिए चाहते हैं कि इलेक्शन कराई जाए। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। क्या आप इलेक्शन की तारीख पे कहेंगे कि क्या इलेक्शन जो है वो जल्द होने चाहिए? ये तो ऐसे लग रहा है कि किसी के ख़ानदान से बाहर रिश्ता हो रहा है। कभी पुप्पो मसला कर रही है, कभी चाचा मसला कर रहा है, कभी ताया मसला कर रहा है, पूरे घर वालों को मनाया जा रहा है, कोई मान नहीं रहा। ये खुद सी उसकी CCI की मीटिंग में बैठे थे मुराद अली शाह साहब माशाल्लाह वज़ीर आला सिंध। आप पढ़े लिखे आप इंसान हो, आपको कोई खुफिया कागज़ पे तो साइन नहीं करवाया। जिस वक्त आपने सदर से इख्तियारात लिए और इलेक्शन कमिश्नर को दिए, तब आपको नहीं पता था? जब पंजाब और KPK में 90 दिन के बाद भी गैर अबूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमतें चल रही थी, तब आपको नहीं पता था कि ये एग्जाम्पल सेट हो रही है? तो अब एक चलिए ठीक है, मैं एज ए ज़ाहिर है वो सियासी हिसाब से बयान नहीं देती, आम बंदे के हिसाब से देते फंसें।
अब मेरा आपने पंजाब और KPK में भी तो यही किया ना, आइन तो तोड़ चुके हैं ना आप। अब जहाँ इतना टूटा थोड़ा सा और टूट जाएगा। अब अगर इनको 90 दिन इलेक्शन क्यों कह रहे हैं, 60 दिन क्यों नहीं, क्यों 2 दिन पहले असेंबलीज आपने डिज़ोल्व की? और ये लोग तो खुद डेट बताई है इन्होंने 15 फरवरी, और फरवरी में होंगे। तो अब ऐसा कौन सा बयानिया हो गया? और असेंबली डिज़ोल्व होने से 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि अगर 90 दिन में नहीं हुए और 120 दिन में हो गए तो फिर क्या हो गया? तो अब मुझे मैंने देखा नहीं, बट मेरे से किसी एंकर ने सवाल किया था पब्लिक न्यूज़ से, तो उन्होंने कहा था कि बराल साहब कह रहे हैं चले 120 दिन में ही करवा दें। तो मुझे तो ये डर है कि फिर बाद में पता चले कि सियासी जमातें ये ना बोलें कि प्लीज़ 2024 के एंड तक ही करवा दें। अच्छा, इलेक्शन के आपके जो है वो राय क्या है कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए या जो है वो देर से होने चाहिए? आपकी अपनी राय। देखिए, जल्द होने चाहिए, इदारे तो काम कर रहे हैं ना। अगर FIA, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर पे दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस फ़ौज के अलावा बाकी भी तो है ना, वो हो गए, पावर सेक्टर हो गया, और ये सब चीज़ें अगर काम कर रही हैं तो क्या ये हुकूमत, जो भी हुकूमत बनेगी जमहूरी सो कॉल्ड, तो उसके अंडर काम नहीं करेंगी? उन्होंने इन्हीं निगरां वज़ीर आज़म के अंडर काम करना है। तो ज़ाहिर है एक अजीब सी कैफियत हुई है। कुछ फ़ैसले होते हैं कोई नहीं मानता कि ज़ाहिर है निगरां वज़ीर आज़म का इतना इख्तियार, खैर बख्तियार तो बना के चले गए हैं ये लोग खुद ही। हाँ, मुझे बताएं, सारे काम ये खुद करके गए हैं, फिर रोना किस चीज़ का? उनको बाख्तियार भी बना गए, सदर से इख्तियारात भी ले लिए, चीफ इलेक्शन को दे दिए, तो अभी किसको मंगरियो साहब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या करेंगे? ऐसे ही है, बस चलता रहे। जो भी सबका वो चल रहा है, एक बयान ब्याजियाँ भी चल रहे हैं, हमारे इंटरव्यू भी चल रहे हैं, TV चैनल भी चल रहे हैं। अल्लाह खैर सल्ला। गरीब बेचारा था वैसे ही पीस रहा था, उसकी किसी को परवाह है नहीं। पहले हम देख लें, हम इस्तकबाल कर लें, हम सोचें हम आँख के तारे हैं या नहीं हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग दे दो, बल्कि गोद में उठा के वो कहीं ले भी जाओ। पता नहीं, ऐसे ही चल रहा है, देखिए क्या होता है। अच्छा, ये बताएं, अब कुछ GDA का मुस्तकबिल क्या समझ रही है कि GDA जो है वो सिंध में जो अलायंस बनाने जा रही है, MQM से राब्ते कर रही है, JUI से राब्ते हो रहे हैं? आपके पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि GDA ने MQM और JUI से राब्ता किया? JUI या MQM किस मुँह से सिंध में खड़ी हैं? इन्होंने 16 माह पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। MQM हर दफ़ा साथ होकर इनको आखिरी हुकूमत जाने के बाद इनको अपनी मुहाजिर कौम के हकूक़ याद आते हैं। JUI, मौलाना साहब वहाँ पर थे, मौलाना साहब के पास 3 वजारतें, KPK इनके पास, डिप्टी स्पीकर इनके पास, सब कुछ उस वक्त थी। सिंध की आवाम कहाँ पर थी? अब पीपल्स पार्टी में ऐसे कौन से कांटे निकल आए हैं जो MQM और JUI को वो कर रहे हैं? और नून के लिए, नून का यहाँ पर सिंध में कौन सा स्टेक है? नून आपको सिंध में नज़र आती है? हमारे यहाँ तो अभी तारिक रोड पे असली शेर निकला था, लोगों ने ऐसे ही पत्थर कंकरियाँ मार मार के भगा दिया, उसको बिल्ली समझ के भगा दिया। तो ये ना कहे कि GDA किसी से राब्ता कर रही है। GDA अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है सिंध की। और ये कि अगर उससे क्या कहते हैं, ये रियासती अदारे, जैसे बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मुकाबला कैंडिडेट से नहीं था, हमारा मुकाबला पुलिस से था, कमिश्नर से था, DC, मुख्तियारकार, तप्पेदार, उनसे मुकाबला था, क्योंकि सारी गवर्नमेंट के अंडर वो मशीनरीज इस्तेमाल हो रही थी। ये मशीनरी ना इस्तेमाल करें, फिर आपको दूध का दूध और पानी पता चल जाएगा कि ज़ाहिर है हम लोग भी अपनी हैसियत रखते हैं, हमने किसी से राब्ता नहीं किया। बाकी सीट एडजस्टमेंट होती है, वो 2018 में हुई थी, पहले में भी हुई थी, कि ज़ाहिर है जहाँ पर उनके वोटर्स या सपोर्टर्स हैं उनके, तो उसमें ये होता है कि ऐसा चले ठीक है, जहाँ हमारे हैं हमने सपोर्ट कर दिया, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। किसी उसमें इत्तेहाद मैं नहीं समझती। नून लीग की मलामत हम क्यों, मेरा अपना मौक़िफ़ है, नून लीग की मलामत हम क्यों अपने सर पर लें? 16 महीने एक अवाम दोस्त फ़ैसला नहीं किया, सब अपने केसेस माफ़ करवा के, खा पी के, लूट लाट के अपने मुल्क चले गए। अब क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्डिंग गोद में उठा के ला के सिंहासन पे बैठना है और हमें कहेंगे कि हम साथ बैठ जाएं? ये मेरा टोटली अपना मौक़िफ़ है। ये है, बताएं कि आप मुस्तकबिल में किसी सीट पे खड़ी होंगी अपने इलाके से, या जो अगर सीट दें पार्टी वाले, तो हो सकता है कि आपको लोग जो है वो ज़्यादा वोट दें, क्योंकि आप एक बड़ी आवाज़ बन चुकी हैं आवाम की, तो आप हो सकता है कि जो है वो कुछ ना कुछ MPA पे, MNA पे जो है वो लड़ सकते।
मेरा जो अपना नज़रिया है कि अगर आपके दिल में आवाम का दर्द है और आपने आवाम का काम करना है, तो वो काम और वो जज्बा, आप किसी सीट, किसी ओहदे का मोहताज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। मैं अपने लिए, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे किसी उसका नहीं है कि मुझे सीट चाहिए, ओहदा चाहिए या वो चीज़ चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, तो फिर मैं आपको क्या जवाब दूँ। अच्छा, लोग अब आखिरी क्वेश्चन आवाम के लिए, आवाम जो है वो महंगाई पे सुनना चाहती है सायरा बानू साहिबा को, कि सायरा बानू साहिबा जो है वो आवाम की आवाज़ बनकर एक दर्द की आवाज़ अपनी जो है वो समझकर दर्द रख के आवाम का बात करती हैं। तो लोग चाहते हैं कि आप कुछ कहें आवाम के लिए, इस महंगाई के दौर में क्या आगे समझ आप देख रही हैं कि महंगाई और आगे बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, आवाम को क्या मैसेज दें? मैं आवाम को क्या मैसेज दे सकती हूँ? मतलब क्या आवाम, आप ही चाहते मैं आवाम को बोलूँ सब्र करें, खामोश हो जाए? वो कहते हैं ना, तरक्की पजीर कौमों के लिए, ग़ुलाम कौमों के लिए खौफ खुदा और ये आजमाइशों का, और हम लोग इन चीज़ों का देते हैं कि ए ईमान वालों, आजमाइश तुम पर आएगी। क्यों भाई? ये इतने 22 ख़ानदान हैं जिनकी अरबों खरबों की जायदाद है, मतलब क्यों उन्होंने वो मज़हब गरीबों के लिए हमने छोड़ा हुआ है? अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और बाकी मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ, आप मुझे बताएं। कोई एक चीज़ में भी सुधार हो तो मैं आवाम को पैगाम दूँ कि चल, आपको ये चीज़ तो अच्छी मिलती है। जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अच्छा खा रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या हुआ बाहर का ट्रिप नहीं लगाए हर साल, तो क्या हुआ, ये तो अच्छा मिल रहा है। तालीम, आप हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पर कौन सा हाल, आप सरकारी स्कूलों में चले जाएँ, प्राइवेट स्कूलों में चले जाएँ, तो वहाँ पर तालीम का क्या हाल। बस क्या कह सकते हैं, पैबस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। और बाकी मैं कोई ऐसा मशवरा मैं नहीं दूंगी। ज़ाहिर है मैं खुद भी इसी दुनिया की वासी हूँ, इसी पाकिस्तान में रहती हूँ, तो मुझे नहीं समझ आती कि एक बंदा जो भूख से बिलख रहा हो, जिसकी जेब में पैसे ना हो बिल देने के, जिसकी जेब में पैसे ना हो दवा दारू करने के, जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना कर सक रहा, जो अपने बच्चे को अच्छा खाना ना खिला सक रहा, मैं उसको कोई मशवरा नहीं दे सकती। मैं दुआ करूँगी रब के हजूर और खुदा पाक के इन जो हुक्मरान बैठे हुए, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे कि ये उस गरीब आवाम का सोचें। मैं मशवरा कोई नहीं दूँगी। जी बिल्कुल, आपने सायरा बानू साहबा की बात सुनी। उनका ये कहना है कि जो भी आए अवाम के दर्द रखने वाला अवाम की खिदमत करे। बाकी जो है वो अवाम तो वैसे भी महंगाई को जो है भुगत रही है, लेकिन आगे जो है वो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, अवाम का जो है, हम भी ये कहते हैं कि अवाम का हुकूमत सोचे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त किसी नए मौजूद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।